भारत की आज़ादी की कहानी ना किसी एक इंसान या किसी एक आंदोलन की कहानी नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी नदी हो जिसमें कई अलग अलग धाराएं, अलग अलग नदियां आकर मिल रही हों, पर सबका लक्ष्य एक ही हो, आज़ादी का समुंदर। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये पूरा सफर, ये पूरी कहानी करीब 90 साल लंबी थी। इसकी शुरुआत होती है 1857 में एक चिंगारी से और ये खत्म होती है 1947 में आज़ादी के साथ। तो आखिर इन 90 सालों में ऐसा क्या क्या हुआ, चलिए इस कहानी के पन्नों को पलट कर देखते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो चिंगारी थी 1857 का विद्रोह। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो पल था जब पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे देश का गुस्सा एक साथ एक आवाज में भड़का था। तो सवाल ये उठता है कि ये गुस्सा अचानक भड़का क्यों? देखिए, असल में ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये गुस्सा दशकों से सुलग रहा था। अंग्रेजों का आर्थिक शोषण, किसानों पर बेहिसाब टैक्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से रियासतों को हड़पना, हमारे पारंपरिक उद्योगों को बर्बाद करना और लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में दखलंदाजी। माहौल एक तरह से बारूद के ढेर जैसा हो गया था। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी बने चर्बी वाले कारतूस। हुआ ये कि सेना में एक नई एनफील्ड राइफल आई जिसके कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब सिपाहियों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। इसकी पहली आग तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने सुलगाई, पर असली विद्रोह 10 मई को मेरठ में भड़का। वहां सिपाहियों ने बगावत कर दी, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। इससे इस विद्रोह को एक चेहरा मिल गया और इस विद्रोह ने देश को एक से बढ़कर एक नायक दिए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और उनके जाबान सेनापति तात्या टोपे, अवध में बेगम हजरत महल से लेकर बिहार के कुंवर सिंह तक देश के अलग अलग हिस्सों में इन नेताओं ने लड़ाई की कमान अपने हाथों में ले ली। हालांकि तालमेल की कमी और अंग्रेजों की संगठित सेना के सामने यह विद्रोह कामयाब नहीं हो सका। इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन इसकी नाकामी में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी छुपी थी। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। नतीजा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। और सबसे जरूरी बात, यहीं से पहली बार संगठित भारतीय राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। 1857 से एक बात तो साफ हो गई थी कि सिर्फ हथियारों से लड़कर शायद बात नहीं बनेगी। एक संगठित राजनीतिक आवाज की जरूरत थी और इसी सोच ने संघर्ष के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। इसी सोच के साथ 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पर कांग्रेस के अंदर भी शुरू से दो अलग अलग विचारधाराएं थीं। एक था नरम दल, जो याचिकाओं और प्रार्थनाओं के जरिए सुधार चाहता था, तो वहीं दूसरा खेमा था गरम दल का, लाल बालपाल जैसे नेता, जिनका साफ मानना था कि स्वराज यानी सेल्फ रूल मांगकर नहीं मिलेगा, बल्कि दबाव और आंदोलन से ही हासिल होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। इस एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। इसी माहौल में 1906 में कांग्रेस ने पहली बार खुलकर स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। लेकिन ये नरम दल और गरम दल का टकराव इतना बड़ा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। और फिर 1915 में कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने आने वाले वक्त में स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जो तोप और बंदूकों से भी ज्यादा ताकतवर था। सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। बिना हिंसा के, बिना हथियार उठाए अन्याय के सामने सच पर डटे रहना। और इसी एक विचार ने आजादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के आंदोलन से निकालकर करोड़ों आम लोगों का जन आंदोलन बना दिया। गांधी जी ने 3 बहुत बड़े देशव्यापी आंदोलन चलाए। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह जिसमें उन्होंने मशहूर दांडी मार्च किया, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने देश के कोने कोने से लाखों आम लोगों को
आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। और फिर आया साल 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अब लक्ष्य सिर्फ स्वराज या सेल्फ गवर्नेंस नहीं था, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी। ये मांग में एक जबरदस्त बदलाव था। लेकिन याद है, हमने बात की थी कई धाराओं की, तो गांधी जी के अहिंसक रास्ते के साथ साथ एक और धारा भी पूरी ताकत से बह रही थी। ये धारा थी क्रांतिकारियों की, जिनका मानना था कि आजादी बलिदान मांगती है। दरअसल जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो कई युवा बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि अहिंसा का रास्ता बहुत धीमा है और शायद इससे बात बनेगी नहीं। इसी निराशा और बेचैनी से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ। भगत सिंह का ये कहना ही उनकी पूरी सोच को दिखाता है। वो जानते थे कि एक इंसान को मारा जा सकता है, पर उसके विचारों को नहीं। उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां कोई किसी का शोषण न करे। उनके दो काम सबसे ज्यादा चर्चित रहे। पहला, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या, और दूसरा, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि असेंबली में फेंके गए बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। जैसा उन्होंने खुद कहा था, उनका मकसद था बहरों को सुनाना, यानी सोई हुई ब्रिटिश सरकार का ध्यान देश के दमनकारी कानूनों की तरफ खींचना। 23 मार्च 1931, सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया और वो देश के हर युवा के लिए प्रेरणा बन गए। अब तक गांधी जी के जन आंदोलनों और क्रांतिकारियों के बलिदान ने मिलकर संघर्ष को उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से आजादी की मंजिल दूर नहीं लग रही थी। ये आजादी की लड़ाई का आखिरी दौर था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वो नारा दिया जो निर्णायक बन गया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, अब कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। वो समझ चुके थे कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब भारत आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत गहरा जख्म भी मिला, देश का बंटवारा, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों को अपने ही देश में बेघर कर दिया। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि भारत की आजादी किसी एक रास्ते या एक विचारधारा की जीत नहीं थी। ये नरम दल की अर्जियों, गरम दल के आंदोलनों, गांधी के सत्याग्रह और क्रांतिकारियों के बलिदान, इन सभी धाराओं के मिलने से मुमकिन हुई। और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल भी है कि ये रास्ते जो एक दूसरे से इतने अलग थे, कई बार तो एक दूसरे से टकराते भी थे, फिर भी इन सब ने मिलकर एक ही मंजिल, भारत की आजादी को कैसे हासिल कर लिया।